गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चे, सबको गुड मॉर्निंग। आ जाइए सब। चलिए स्टार्ट करेंगे। हमने डिमांड स्टार्ट कर लिया था कल, राइट? थ्योरी ऑफ डिमांड, और हमने इंट्रोडक्शन ले लिया था उसका डिमांड का। करते हैं बेटा स्टार्ट आगे फर्दर टॉपिक्स हमारे। चलिए, तो सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, वीडियो सब ऑन रखेंगे, सब नोट करते हुए दिखने चाहिए। ओके। ध्रुव, कृतिका, महक, मयंक, कृतिका, ऋतु, सार्थक, सौरभ, ओजस्विनी। ठीक है, ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास कल थे। चलिए स्टार्ट करेंगे। हमने स्टार्ट किया था यूनिट 1 चैप्टर 2 का, ठीक है, थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे। और हमने स्टार्ट किया था बेटा नीड्स से, राइट? नीड्स, डिजायर, वांट्स और डिमांड, ये हमने डिस्कस कर लिया था, क्योंकि डिमांड पे पहुंचने के लिए हमने पहले देखा था कि एक नीड हमारे पास अराइज होनी चाहिए, है ना, कि हमें इस चीज की जरूरत है। अब जरूरत है तो जरूरतों को किस तरीके से सेटिस्फाई किया जा सकता है वो डिपेंड करता है कि ये मेयरली एक डिजायर है या आपका वांट है। अगर डिजायर है तो फिर तो लोग ये देखते हैं कि अच्छा डिजायरनेस है तो इसको हम पूरा कर सकते हैं, नहीं हम कैपेबल हैं कि नहीं। ठीक है। तो अगर आप लोग एबल हो पे करने के लिए और आप लोग पूरे विलिंगनेस दिखा रहे हो कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है, तो वो आपका वांट बन जाता था, है ना? वांट तब तक नहीं बनता जब तक कोई भी एक प्रोडक्ट जो है उसमें आपके पास विलिंगनेस ना हो और एबिलिटी जब तक ना हो ना पे करने की, तब तक वो वांट नहीं बनता। ठीक है। और डिमांड में कन्वर्ट करने के लिए बेटा हमने देखा था कि उसमें सिर्फ एबिलिटी और विलिंगनेस ही नहीं होनी चाहिए, हमें ये भी पता होना चाहिए प्राइस क्या है उस प्रोडक्ट का और किस टाइम पीरियड के दौरान हम अपना परचेज प्लानिंग कर रहे हैं कि हम इस दौरान जो है प्रोडक्ट को खरीदेंगे, क्योंकि हमें पता है प्रोडक्ट की डिमांड जो होती है वो टाइम के अकॉर्डिंग बदल जाती है। ठीक है। तो जब ये चारों कंपोनेंट मिल जाते हैं तो वो हमारा बन जाता है डिमांड, जिसे हम मांग बोलते हैं। डेफिनेशन हमने कवर कर ली थी बेटा कि डिमांड है क्या, कितनी क्वांटिटी हम परचेज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पे। ठीक है। और सारी चीजें मिला के जो नीड्स में आती हैं, डिजायरनेस में आती हैं और वांट्स में आती हैं। ठीक है। तो सबको हमने एक तरफ क्लब कर दिया और वो डिमांड का डेफिनेशन बन गया। अब आगे बढ़ेंगे हम और डिस्कस करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके बाद जो है हमारा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है ना बेटा वो उसमें से आपके बनते हैं। ठीक है। बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं उस टॉपिक से, जो कि आपका है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड पे। बट उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, बहुत छोटा सा एक टॉपिक है आपका। लिखेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड। ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा। छोटा सा एक टॉपिक, टाइप्स ऑफ डिमांड। दो तरीके से हम डिमांड को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एक हमारा होगा इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा होगा मार्केट डिमांड। ये नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा, मैंने स्टार्टिंग क्लास में भी बता दिया था जब हम लोग चैप्टर 1 कर रहे थे। इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड क्या होता है। इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। चलिए डिस्कस करते हैं क्या होता है इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। ठीक है। क्योंकि हम जो डिमांड पढ़ेंगे ना उसमें इन दोनों के जो स्टडी है वो थोड़ा अलग अलग है। अगर मान लो हम डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे हैं डिमांड के, तो इंडिविजुअल डिमांड के थोड़े अलग होंगे और मार्केट के अलग होंगे। ठीक है। सिमिलरली हम डिमांड शेड्यूल बनाएंगे, डिमांड कर्व बनाएंगे, तो इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल और कर्व डिफरेंट होगा और मार्केट डिमांड का अलग होगा। ठीक है। तो इंडिविजुअल डिमांड देखो क्या होता है, पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स में ना आप ये उठा लो कि आप एक प्रोडक्ट और सर्विस की बात करो। ठीक है। एक गुड्स एंड सर्विसेज आप उठा लो और उसका डिमांड जब हम एनालाइज करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं या तो इंडिविजुअल डिमांड या मार्केट डिमांड। अब मान लीजिए हमारे पास प्रोडक्ट एक है, सपोज करो मैं एक मैगी का प्रोडक्ट उठा लेता हूँ। ठीक है। अब मैगी की जो डिमांड है, पर्टिकुलरली एक कंज्यूमर जब करता है, सिंगल कंज्यूमर डिमांड कर रहा है एक मैगी की, ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा इंडिविजुअल डिमांड में। तो इंडिविजुअल डिमांड क्या है कि इट इज द डिमांड
which is done by a single consumer for a particular commodity. For a particular commodity. तो जब एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड एक कंज्यूमर कर रहा है उसे हम बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड इसका उल्टा है। मार्केट डिमांड में प्रोडक्ट एक ही रहेगा, कमोडिटी आपकी एक ही रहेगी, ठीक है, पर उसमें जो कंज्यूमर्स है ना, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो मार्केट स्क्रीन क्लियर नहीं है, एक मिनट में। बाकी सबको क्लियर है क्योंकि मुझे यहाँ से क्लियर विजिबल है ये। अगर आप लोगों को विजिबल नहीं है तो एक बार रिफ्रेश कर लो। ऋतु एक बार रिफ्रेश कर लो आप, ठीक है। बाकी सबको काफी ब्लर नेट इशू। अच्छा, एक बार देखता हूँ मेरे को। विजिबल है अब आपको? दिख रहा है बेटा या अभी भी ब्लर आ रहा है? ब्लर है, सबको ब्लर दिखाई दे रहा है। एक मिनट, फिर नेट का ही इशू होगा। अभी भी ब्लर है बेटा? मुझे यहाँ से ना ठीक दिख रहा है बेटा, तो मुझे वही हुआ कि क्या कंफ्यूजन, एक बार देखें इसका। अभी भी ब्लर ही दिख रहा है आप लोगों को? अभी मैंने रिफ्रेश करके देखा एक बार। बताइए एक बार बेटा, ब्लर दिख रहा है या विजिबल है? कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं दिख रहा है। बेटा बता दो एक बार, ब्लर दिख रहा है सबको या फिर कुछ स्टूडेंट्स की साइड से ये प्रॉब्लम है? अच्छा ब्लर है आर्यन। अच्छा, वेट एक मिनट देखते हैं, एक बार रुकिए।
एक मिनट में पोज कर देता हूँ पहले। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ओके, सबको विजिबल है अब तो अभी हमने यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड स्टार्ट किया था, है ना। इंडिविजुअल डिमांड में देखा था हमने क्या कि जो एक प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो पर्टिकुलरली एक कंज्यूमर जब करता है तो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है। मार्केट डिमांड पे आते हैं बेटा। मार्केट डिमांड, तो मार्केट डिमांड में मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट डिमांड में प्रोडक्ट सेम रहेगा पर लेकिन उस एक प्रोडक्ट की जितने भी कंज्यूमर्स हैं सोसाइटी में, ठीक है, सब मिलके कितनी डिमांड कर रहे हैं उस एक पर्टिकुलर कमोडिटी की, वो मार्केट डिमांड हो जाता है। तो ये क्या है? इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी which all consumers are demanding at a particular price। एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड सारे कंज्यूमर्स के द्वारा क्या कहलाता है? मार्केट डिमांड। तो अगर मैगी की डिमांड एक पर्टिकुलर कंज्यूमर कर रहा था तो वो इंडिविजुअल डिमांड था आपका। पर मान लो यहाँ पे जितने भी हम कंज्यूमर्स हैं, आप स्टूडेंट्स और मेरे को मिला के, ठीक है, वी ऑल आर कंज्यूमर्स। तो हमने जब मिलके मैगी की डिमांड करी, इसका मतलब ये है कि 10-12 जने हैं सोसाइटी के इस कंज्यूमर ग्रुप में, और उन सबके द्वारा अगर मैगी की इतनी डिमांड हो रही है तो वो मार्केट डिमांड कहलाएगा आपका, ठीक है। ये छोटा सा डिफरेंस होता है। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब हम बात करेंगे factors affecting individual demand। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड, या इसी को ही हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। अभी हम इंडिविजुअल की बात करेंगे कि एक इंडिविजुअल डिमांड को कितने सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या कौन कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट होते हैं जिनकी वजह से इंडिविजुअल डिमांड जो है वो अफेक्ट होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो फैक्टर है सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वो, ठीक है, वैसे सारे फैक्टर्स पढ़े हुए हैं, एक बार रिवीजन ही होगा उन सबका। प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। पहला फैक्टर क्या है बेटा हमारा? प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, ठीक है। अच्छा, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी जो होता है वो क्या है कि जिस भी कमोडिटी की हम डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, अगर हमारा प्रोडक्ट है जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं वो गिवन कमोडिटी कहलाएगा, ठीक है। और जो दूसरे प्रोडक्ट के साथ जब हम कंपेयर करेंगे अपने गिवन कमोडिटी को, तो उसको फिर हम दूसरे नाम से जानते हैं, विच इज सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब अदर गुड्स के नाम से हम उसे जानेंगे, ठीक है। पर जिस कमोडिटी की हम डिमांड कर रहे होंगे उसको हमेशा हम गिवन कमोडिटी का टैग देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, ठीक है। प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी मतलब जो मैं खरीदना चाहता हूँ उसके प्राइस जो है वो कैसे अफेक्ट करते हैं डिमांड को। तो कैसे अफेक्ट करते हैं? इनवर्स रिलेशन होता है बेटा, इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी एंड इट्स डिमांड। तो गिवन कमोडिटी की जो डिमांड है और उसका जो प्राइस है, ठीक है, उनके बीच में कैसा रिलेशन होता है? उनके बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप होने का क्या मतलब है? एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा। अगर प्राइसेस बढ़े तो आपका डिमांड कम हो जाएगा, और अगर प्राइसेस कम हुए तो डिमांड आपका बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। इनवर्स मतलब उल्टा, एक बढ़ रहा है, ठीक है, तो एक घट रहा है, और अगर दूसरा घट रहा है तो उसकी वजह से पहला वाला बढ़ रहा है, ठीक है। तो यही हमारा बेसिकली रिलेशन है प्राइस के और ओन कमोडिटी का, गिवन कमोडिटी का, ठीक है। सिंपल है ये तो। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर उसके प्राइसेस हाई होंगे तो बेटा हम उसकी क्वांटिटी कम खरीदेंगे,
ठीक है, और अगर उसके प्राइसेस कम हो जाएंगे तो हम उसको ज्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे। ठीक है, तो यही होता है बेसिकली, तो नॉर्मल रिलेशन है ये तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स को ही हम जानते हैं अदर गुड्स के नाम से। ठीक है, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स या अदर गुड्स, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। चलिए, ओके। तो जो हमारे अदर गुड्स होते हैं, कितने टाइप के होते हैं हमारे अदर गुड्स, या जिसको हम रिलेटेड गुड्स भी बोलते हैं? कोई आइडिया? दो। दो तरीके के होते हैं, नाम बताइए। सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा होता है बेटा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। चलिए, सब्स्टिट्यूट गुड्स को हम डिफाइन करते हैं पहले, क्या होता है। ठीक है, क्या होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स? सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? ऑल्टरनेट गुड्स। ऑल्टरनेट गुड्स, ठीक है, बिल्कुल। वो गुड्स जो एक कमोडिटी की जगह पे दूसरी कमोडिटी का यूज हो सकता है, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, किसी भी एक गिवन कमोडिटी, जब हमें लगता है कि इसके प्राइसेस ज्यादा हैं, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो हम ये कोशिश करते हैं क्या ऐसा कोई दूसरा गुड है जिससे मेरी जो पर्टिकुलर नीड एंड वांट है, जो गिवन कमोडिटी सेटिस्फाई कर सकता था, वही सेटिस्फेक्शन मुझे उस दूसरी कमोडिटी से मिल जाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होंगे जो ऑलमोस्ट सिमिलर नेचर के होंगे। ठीक है, तभी तो उनसे एक ही टाइप का नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई हो सकता है। ठीक है, तो जैसे आपका एग्जांपल में क्या हो गया, टी एन कॉफी। टी एन कॉफी जो है सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट में भी पार्ट निकलते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स और इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स तो वैसे बहुत मुश्किल ही मिलते हैं। ठीक है, टी एन कॉफी भी जो हम बोलते हैं वो परफेक्ट तो नहीं है तो इम्परफेक्ट ही, बट हाँ सब्स्टिट्यूट गुड्स है। आप लोगों को बस सब्स्टिट्यूट के नाम से जानना है। ठीक है, तो टी एंड कॉफी, अगर किसी को रिक्वायरमेंट है कि ठीक है भाई मुझे टी जो है वो ज्यादा पसंद है, ठीक है, पर उसके प्राइसेस मुझे हाई लग रहे हैं, तो टी का जो सेटिस्फेक्शन है वो आपको कॉफी से भी मिल सकता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट क्या है कि लोग टी एंड कॉफी को सब्स्टिट्यूट ही बोलते हैं। ओके, जब अब जैसे कोक एंड पेप्सी हो गया आपका, सिमिलर टेस्ट होता है दोनों का, 19-20 का फर्क होता होगा, वैसे तो मुझे कोई फर्क लगता नहीं बेटा उसमें। ठीक है, तो कोक एंड पेप्सी पेप्सी जो है वो आपका सब्स्टिट्यूट है। अगर आपको लग रहा है कोक के प्राइसेस ज्यादा हैं तो आप पेप्सी खरीद सकते हो, या पेप्सी के प्राइसेस ज्यादा हैं तो आप कोक की डिमांड ज्यादा कर सकते हो। सिमिलरली जो मुझे बिल्कुल भी माइनर सा भी डिफरेंस नहीं नजर आता सॉफ्ट ड्रिंक्स में, तो वो है फैंटा और मिरिंडा का। ठीक है, अब तो थोड़ा डिमांड कम हो गया उसका, इतना ज्यादा नहीं है, बट हाँ काफी टाइम पहले, कुछ 8-9 साल पहले तो आपका डिमांड उसका भी बहुत ज्यादा रहता था। ठीक है, तो अब फैंटा और मिरिंडा का जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल सिमिलर था, कुछ भी डिफरेंस नहीं था उसमें। ठीक है, तो वो आपका एकदम परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कहला सकता है। तभी तो ये होता है ना कि मतलब हम जब सॉफ्ट ड्रिंक्स लेने जाते हैं तो ये चीज अवेलेबल नहीं है, ठीक है, या इसके प्राइसेस, अब प्राइसेस तो परफेक्ट गुड्स के सेम ही होते हैं। ठीक है, तो वही होता है कि कंपटीशन में है दोनों, तो ज्यादा इंक्रीज डिक्रीज कर नहीं सकते, थोड़ा सा डिफरेंस रख सकते हैं तो वो चलेगा। ठीक है, अगर ज्यादा डिफरेंस कर दिया तो फिर तो मार्केट से बाहर हो जाएगा, ये भी बात होती है ना। तो ये फर्स्ट थिंग है, बट वही बात है कि अगर आपको प्राइसेस थोड़े से डिफरेंस नजर आ रहा है और आपको लगता है कि टेस्ट जो है उसका सिमिलर है, तो आप वो हमेशा प्रेफर करते हो खरीदना जिसके प्राइसेस कम होते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट्स वही गुड्स हैं जो एक नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने में हेल्प करते हैं, जो गिवन कमोडिटी नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके प्राइसेस बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे बेटा, पॉइंट्स में लिख लो, 2-3 पॉइंट्स हमें नोट करने हैं।
these are those goods which can be used in place of one another, in place of another goods. Okay, these are those goods which can be used in place of another goods. For example, एक दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं. जैसे मैंने आपको कोक एंड पेप्सी का बताया, ठीक है, ये सब सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं. टी एंड कॉफी आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया है ना. ठीक है, दो एग्जांपल्स काफी रहेंगे, बाकी तो देखेंगे अगर एमसीक्यूज में आया तो पता चल ही जाएगा हमें कि कॉम्प्लीमेंट्री है या सब्स्टिट्यूट है. ठीक है, बाकी क्या होता है कॉन्सेप्ट ये आप ध्यान रखना. अच्छा, अब क्या कर रहे हैं हम सब्स्टिट्यूट गुड्स को ना कंपेयर कर रहे हैं अपने गिवन कमोडिटी से. इसका मतलब क्या है कि गिवन कमोडिटी जो है वो शायद हमें अफोर्डेबल नहीं है. ठीक है, हम उसके प्राइसेस ज्यादा होने की वजह से खरीद नहीं पा रहे हैं उसको, इसीलिए हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसको. ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि गिवन कमोडिटी की प्राइस में और सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड में कैसा रिलेशन होता है. नेगेटिव रिलेशन होता है या पॉजिटिव होता है? आप लोग क्या सोचते हो? मेरा क्वेश्चन बेटा ये है, गिवन कमोडिटी मतलब जो कमोडिटी मैं खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, उसकी प्राइसेस में और जो सब्स्टिट्यूट गुड्स उसी के जैसा एक प्रोडक्ट है उसकी डिमांड में क्या होगा रिलेशन. उसके बीच में जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव. यस, देयर विल बी पॉजिटिव रिलेशन. पॉजिटिव को ही हम डायरेक्ट भी बोलते हैं. देयर विल बी पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, that is price of given good, and demand for substitute goods. ये इंपॉर्टेंट बनता है. ठीक है, ये एमसीक्यूज में आपका बहुत ज्यादा रिपीट होता है और थोड़ा टफ भी तो इतना है नहीं है. लॉजिक है इसमें कि जिस गुड्स की आप डिमांड करना चाहते थे, मान लो उसकी प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है, तो आप उस गिवन कमोडिटी को नहीं खरीदोगे, आप उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स पे शिफ्ट हो जाओगे. ठीक है, तो इसका मतलब अगर गिवन कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ते हैं तो लोगों के पास ऑप्शंस है कि वो उसके सब्स्टिट्यूट्स खरीद सकते हैं. ठीक है, तो सपोज करो जैसे मैगी है, मैगी नूडल्स है और yippee नूडल्स है. ठीक है, दोनों का ऑलमोस्ट मार्केट साइज बहुत अच्छा है. ठीक है, और टेस्टेस में डिफरेंट है मैं मानता हूँ, बट लेकिन अगर नूडल्स की बात करें तो लोग yippee भी उतना ही खाते हैं जितना मैगी नूडल्स खाते हैं. ठीक है, तो कभी मैगी अगर नहीं मिलता है तो लोग ठीक है yippee नूडल्स अवेलेबल है हम यही खरीद लेते हैं. ठीक है, तो क्या होता है कि मान लो मैगी की प्राइसेस बढ़ी. अच्छा, जब मैगी का शेयर एकदम डाउन हो गया था ड्यूरिंग 2015, ठीक है, जब उसमें जिंक पाया गया था, लीड पाया गया था, हाँ, लीड पाया गया था उसमें. ठीक है, तो क्या हुआ था कि मार्केट में तो बिल्कुल ही कुछ महीने तक मैगी आ ही नहीं रही थी आपकी. ठीक है, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन ही बंद कर दी थी, सील कर दिया था उसके मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को. ठीक है, तो उस टाइम पे मैगी मार्केट में कुछ टाइम के लिए अवेलेबल नहीं थी. ठीक है, तो तब लोगों के पास नूडल्स में क्या अवेलेबल था? yippee नूडल्स उसके बाद ज्यादा नाम सुना जाता है. ठीक है, फिर तो पतंजलि का भी प्रोडक्ट निकलने लगा. पतंजलि तो ऐसा है कि हर एक चीज को कॉपी कर लेगा. ठीक है, वो एक है ना कि मतलब वहां पे टाइम आया जब सबने अपॉर्चुनिटी देखी और सबने कहा कि चलो अब हमारा नूडल्स ज्यादा बिक सकता है, हम अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसा करते हैं इनोवेशन जिसकी वजह से उसकी भी डिमांड बढ़े. ठीक है, नॉर सप्लाई सुपी नूडल्स, बिल्कुल उसके भी नूडल्स आते हैं ना. तो वही बात है कि एक प्रोडक्ट जब इतने हाई पे था उसका डिमांड, अब क्योंकि उस पे अभी रोक लगा दिया गया है तो बाकी के पास अपॉर्चुनिटी है तो उनकी डिमांड बढ़ जाएगी. ठीक है, या अगर मान लो प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं मैगी के तो लोग क्या करेंगे, लोग ये देखेंगे चलो यूपी खरीद लेते हैं. ठीक है, दूसरे नूडल्स पे शिफ्ट कर जाते हैं. तो ये बात होती है आपकी सब्स्टिट्यूट गुड्स के डिमांड और आपके गिवन कमोडिटी की प्राइस में. अपोजिट रिलेशन भी हो सकता है, मान लो सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ गए. ठीक है, पहले लोग क्या कर रहे थे कि yippee उनको इसलिए खरीदना पड़ रहा था क्योंकि मैगी के प्राइसेस ज्यादा थे. अब उल्टा कर दो, yippee की प्राइस बढ़ा दो. ठीक है, yippee नूडल्स के प्राइस बढ़े तो अब मैगी की डिमांड ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, तो ऐसे ही लोग शिफ्ट होते रहते हैं.
तो इसीलिए सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको ये बता रहा है कि पॉजिटिव रिलेशन होगा प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी या प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स और डिमांड फॉर गिवन कमोडिटी या डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, जो भी देखेंगे हम कंपेयर करेंगे तो ओके, दिस इज द थिंग सेकंड पॉइंट। उसके बाद एक बार नोट कर लेना आप, दिस इज दीज गुड्स आर आल्सो कॉल्ड कॉम्पिटिटिव गुड्स भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को compete कर रहे होते हैं। कॉम्पिटिटिव गुड्स, गंदा कंपटीशन होता है इनके बीच में, तभी ये लोग क्या करते हैं, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी सेम रखते हैं कि जैसा उनका बिक रहा है वैसे हमारा बिके, क्योंकि कुछ ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं। ठीक है, दिस इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्पिटिटिव गुड्स भी हम इसको बोलते हैं बिकॉज दे आर कंपीटिंग विद ईच अदर। ठीक है, अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, which can be used with one good like bread with butter, right? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं, सही कहा सार्थक आपने, जो साथ साथ यूज किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसके बिना आप इसको यूज कर लोगे, टुगेदर यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर एक साथ यूज किए जाते हैं और इसके बिना ये यूज में नहीं आ सकता, तो साफ सीधी बात है इनके बीच जो रिलेशन होगा वो एकदम पॉजिटिव वाला होगा। ठीक है, तो पहले तो आप लोग लिख लो, दीज आर दोज गुड्स, these are those goods which can be used all together। एक साथ यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए। एक एग्जाम्पल गुड आर्यन, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है एकदम। सार्थक आपका भी एग्जाम्पल ठीक था, और बताइए एक दो एग्जाम्पल और। ब्रेड एंड बटर आपका आ गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे, कार एंड पेट्रोल आ गया आपका, है ना। मिल्क एंड टी, ठीक है। इंक और पेन, यस, इंक एंड पेन। इनफ, काफी रहेगा। पिज्जा और चीज, वेरी गुड, ठीक है। हाँ भाई, बिना चीज के क्या पिज्जा बनेगा, ठीक है। ओके, तो समझते हैं इसको क्या है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो साथ साथ यूज किए जाते हैं। ठीक है, साथ साथ यूज करने का मतलब ये है कि आप इसके बिना इस काम नहीं चल सकता। ठीक है, बिना दूध के चाय नहीं बन सकती। ओके, बिना ब्रेड के और बटर के तो आप कंज्यूम नहीं कर सकते ना, ब्रेड बिना बटर के। ठीक है, हाँ ऑप्शन अलग है कि कुछ और भी आप उसमें चीज के साथ भी खा सकते हो, बट लेकिन बटर का भी कॉम्बो चलता है। तो अगर बटर के प्राइसेस बढ़ेंगे तो लोग ब्रेड की डिमांड थोड़ी कम कर देंगे, अनलेस एंड अनटिल ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो। ठीक है, इंक और पेन तो बहुत ही कड़ा कॉम्बिनेशन है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, है ना। क्योंकि अगर इंक के प्राइसेस बढ़ेंगे तो पेन के प्राइसेस ऑब्वियसली बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यूज तो पेन में ही आता है इंक। ठीक है, तो अगर इंक ही जो उसका मटेरियल है, ठीक है, अगर उसके ही प्राइसेस बढ़ेंगे तो पेन जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसको बनाने में तो ज्यादा कॉस्ट आएगी ही। ठीक है, यस, इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अब जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स और गिवन गुड्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशन था, ठीक है, अब हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है और गिवन गुड्स है उनके बीच में जो रिलेशन होगा वो इनवर्स होगा, मतलब नेगेटिव होगा। सपोज करो आप लोग चाय ज्यादा कंज्यूम करना चाहते हो, ठीक है, चाय ज्यादा कंज्यूम करना चाहते हो तो मिल्क भी लगती है उसमें, तो मिल्क एंड टी इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। बट अब हमें इनके प्राइसेस को कंपेयर करके इनकी डिमांड पे इफेक्ट देखना है। ठीक है, तो मान लो बेटा आपके मिल्क के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो टी के प्राइसेस क्या होंगे, बढ़ेंगे या कम होंगे, टी की डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी। कम होगी। यस, कम हो जाएगी। So there exists inverse relation between, inverse मतलब negative, inverse relation between
prices of given commodity, that is prices of given good, and demand for complementary goods. सब्स्टिट्यूट के जस्ट उल्टा उल्टा होता है ये। अगर गिवन कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ते हैं तो सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ जाती है, पर कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या है कि अगर गिवन कमोडिटी की प्राइस बढ़ी तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की भी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों साथ साथ यूज किए जाते हैं ना। ठीक है, तो साथ साथ यूज किए जाते हैं तो डिमांड और प्राइस का रिलेशन भी सेम होगा। ठीक है, तो और डिमांड और प्राइस का रिलेशन इनवर्स होता है, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी जो रिलेशन है प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी के साथ वो इनवर्स ही होगा, सिंपल। ठीक है, तो ये बात थी आपकी गिवन और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। ठीक है, आई होप ये क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। वीडियो ऑन रखें, ठीक है, वीडियो ऑन रखो बेटा, पता चलता है कि नोट हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलो, एक ही स्टूडेंट्स की वीडियो ज्यादा ऑन रहती है ध्रुव की, बाकी सब ऐसे ही बैठे रहते हैं। यस, सब ऑन रखेंगे, एनर्जी लेवल हाई रखो अभी। ठीक है, थोड़ा क्लास एक्सटेंड भी करेंगे 10 मिनट्स, क्योंकि थोड़ा लेट ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और बीच में अभी ये प्रॉब्लम हो गया था। चलो करते हैं आगे। अच्छा, उसके बाद हमारा आता है बेटा थर्ड पॉइंट जो अफेक्ट करता है इंडिविजुअल डिमांड को, वो है आपका इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, अच्छा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर कैसे अफेक्ट करती है? देखो, नॉर्मल रिलेशन है, अगर आपकी इनकम बढ़ी, ठीक है, जो आप पैसे कमा रहे हो, इनकम जो कमा रहे हो, अगर वो बढ़ेगी तो आपका डिमांड भी बढ़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ वही कमोडिटी नहीं खरीद पाएंगे अब जो आप पहले खरीद रहे थे, बल्कि अब क्योंकि इनकम बढ़ी है तो आप साथ साथ जो प्रोडक्ट खरीद रहे थे उसकी क्वांटिटी तो ज्यादा खरीदोगे, साथ के साथ आप अब आप वो भी अफोर्ड कर पाओगे जो आप पहले नहीं खरीद रहे थे। ठीक है, तो इनकम और डिमांड के बीच में ना पॉजिटिव रिलेशन होता है। इनकम बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम कम हो जाएगी तो डिमांड भी कम हो जाएगी। तो ये तो एक बेसिक रिलेशन है। पर अब जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ रही है गुड्स की, तो भाई ऐसा भी होता है कि गुड्स भी बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, और इनकम उनको बहुत ही अलग तरीके से अफेक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि इनकम का इफेक्ट अगर आपको पढ़ना है डिमांड ऑफ गुड्स पे, तो आप ये देखो कि आपकी कमोडिटी जो है, जो प्रोडक्ट है, वो किस नेचर का है। ठीक है, तो जनरली जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो कितने नेचर के होते हैं, कितने टाइप्स के हो सकते हैं बेसिकली? वेरी गुड, ठीक है महक, बाकी भी बताएंगे। इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो है वो दो गुड्स पे इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गुड्स हैं हमारे किस टाइप के। एक गुड्स हमारा होता है आर्यन गिफन लग्जरी। हाँ, इट इज अ टाइप ऑफ गुड, बट लेकिन इनकम के साथ हम यहाँ पे अभी फिलहाल रिलेशन नहीं देखेंगे, क्योंकि डिमांड में कवर नहीं होता गिफन। ठीक है, गिफन गुड जो है ना वो एक्सेप्शन है डिमांड का, वहां पे तो लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई ही नहीं होता। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे हमें गिफन गुड को कवर अभी नहीं करना है, उसको हम एक्सेप्शंस में करेंगे। हाँ, गुड्स तो नेसेसरीज भी होती है हमारी, ठीक है, तो हर तरीके से इफेक्ट डाल सकता है, बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अभी आप रखो नॉर्मल गुड्स, क्योंकि आपके नेसेसरी, आपके लग्जरीज या तो नॉर्मल होंगे या फिर इंफीरियर होंगे। ठीक है, तो वो देखते हैं हम उसमें नॉर्मल गुड्स, और दूसरी साइड आप लिखो इंफीरियर गुड्स। अब देखो, इनकम जो है कंज्यूमर का, वो नॉर्मल गुड्स को कैसे अफेक्ट करता है और इंफीरियर गुड्स को कैसे अफेक्ट करता है? नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जिनकी डिमांड बढ़ेगी अगर इनकम बढ़ी तो। ठीक है, और इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड कम हो जाती है इनकम के बढ़ने से। ठीक है, तो आप रिलेशनशिप समझो इनकम का और डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स का पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, अगर इनकम बढ़ी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? देयर एग्जिस्ट्स positive relation
there exists positive relation between income of the consumer and demand for normal goods and demand for normal goods. अब इसी का उल्टा inferior हो जाएगा. There exists negative relation या inverse relation, कुछ भी कह सकते हैं, negative relation between income of the consumer and demand for inferior goods. इंफीरियर गुड्स की डिमांड और इनकम के कंज्यूमर्स के इनकम में जो रिलेशन होता है वो आपका नेगेटिव होता है. ठीक है, तो अब कैसे ये हो सकता है देखते हैं. एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहीं पे. ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि अगर इनकम बढ़ रही है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, और अगर इनकम कम हो रही है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड जो है वो बेसिकली पॉजिटिव रिलेशन है ना, तो वो भी आपका कम हो जाएगा. ठीक है, तो और इंफीरियर गुड्स में नेगेटिव है, एक बढ़ा तो दूसरा कम होगा, एक कम हुआ तो दूसरा बढ़ेगा. लो गुड्स क्वालिटी इज इंफीरियर गुड्स. करेक्ट, करेक्ट सार्थक. ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं बेटा. ठीक है, चलो आपके पास ना सपोज करो आप दो तरीके की मिल्क कंज्यूम करते हो. ठीक है, कभी आप लोग फुल क्रीम मिल्क ले लेते हो, कभी आप टोन्ड मिल्क ले लेते हो. ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल रख रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. एक हमारे पास फुल क्रीम मिल्क है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास टोन्ड मिल्क है. अब देखा जाए तो इसमें से नॉर्मल और इंफीरियर कौन हो सकता है, साफ साफ पता चल रहा है. फुल क्रीम और टोन्ड मिल्क में से नॉर्मल का टैग हमें किसको देना चाहिए, फुल क्रीम मिल्क को या टोन्ड मिल्क को? करेक्ट, फुल क्रीम. ठीक है. आर्यन, टोन्ड मिल्क आपका नॉर्मल नहीं होगा. करेक्ट, फुल क्रीम आपका नॉर्मल होगा. अब ये भी देख लेते हैं कि ऐसे फुल क्रीम मिल्क जो है वो नॉर्मल बन जाएगा और आपका टोन्ड मिल्क इंफीरियर बन जाएगा. बेटा सपोज करो अभी ना आपके पास पॉकेट में 50 रुपए, ठीक है, 50 रुपए हैं, तो आपके पास जरूरतें भी 50 के अकॉर्डिंग अभी होगी. ठीक है, तो मान लो आपको एक दूध का पैकेट खरीदना है, ठीक है, और आपको 4-5 बिस्किट के भी पैकेट्स चाहिए. ठीक है, तो अब 50 रुपए में से ही देखा जाए तो आज के टाइम पे अगर हम फुल क्रीम मिल्क की बात करें तो 50 के अराउंड तो आपको फुल क्रीम मिल्क 1 केजी का मिलेगा. ठीक है, और बाकी अगर हम टोन्ड मिल्क की जाएं तो वो 30 के अकॉर्डिंग उसके मिल जाता है, 30 to 35. ठीक है, तो ये इसका है कि अब क्या है, अब टोन्ड मिल्क अगर आपके पास 50 रुपए है तो आप टोन्ड मिल्क अभी खरीद सकते हो, और आपके पास अगर 10-15 रुपए बच गए तो उससे आप बाकी प्रोडक्ट भी खरीद सकते हो. ठीक है, बट अभी मान लो आपके पास में पैसे ज्यादा थे, 50 से 100 रुपए हो जाए. ठीक है, तो अब तो आपके पास ज्यादा इनकम अवेलेबल है. ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप टोन्ड मिल्क परचेज नहीं करोगे क्योंकि अब आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे खुल चुके हैं. ठीक है, आप कह रहे हो मेरे पास तो अभी बहुत सारा पैसा है, इसमें मैं टोन्ड मिल्क क्यों खरीदूं. अगर मैं यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क ले लेता हूँ तो फिर भी मेरे पास आधे पैसे बचे रहेंगे जिसपे मैं बाकी प्रोडक्ट्स को खरीद सकता हूँ. तो हम यहाँ पे डायरेक्ट देख रहे हैं कि जब हमारी इनकम बढ़ रही है तो हम लो क्वालिटी चीजें ना बंद कर देते हैं खरीदना. ठीक है, और हाई क्वालिटी चीजें ज्यादा खरीदने लगते हैं. तो नॉर्मल गुड्स भी तो आपके हाई क्वालिटी के ही होते हैं और इंफीरियर गुड्स आपके लो क्वालिटी के होते हैं. टोन्ड मिल्क और फुल क्रीम मिल्क के बीच में जो क्वालिटी है वो डिफर करता है. ठीक है, फुल क्रीम ज्यादा गाढ़ा होता है, टोन्ड मिल्क आपका बहुत ही पतला होता है. ठीक है, तो जब इनकम बढ़ेगी तो फुल क्रीम मिल्क की भी डिमांड बढ़ जाए तो इट बिकम्स नॉर्मल गुड. अगर इनकम कम है, ठीक है, तो आपका क्या होगा कि आप ज्यादा परचेज करोगे, आप बेसिकली इंफीरियर गुड्स. ठीक है, तो पॉजिटिव रिलेशन हम देख रहे हैं इनकम का नॉर्मल के साथ और नेगेटिव रिलेशन देख रहे हैं इनकम का इंफीरियर के साथ. ठीक है, इनकम के बढ़ने से इंफीरियर गुड्स कम खरीदते हैं, नॉर्मल ज्यादा खरीदते हैं. इनकम के घटने से, कम होने से नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाती है और इंफीरियर गुड्स की डिमांड ज्यादा हो जाती है. ठीक है, सिंपल सी बात है. तो आपका एग्जांपल में बस आप लिख लो इसमें फुल क्रीम मिल्क, इसमें आ जाएगा जो हमने एक एग्जांपल लिया था.
और इसके अंदर आ जाएगा एग्जांपल आपका टोन्ड मिल्क, ठीक है। पैसे ज्यादा होंगे पॉकेट में तो आप ठेले वाले का बर्गर क्यों खाओगे, मैकडी में बैठ के खाओगे, ठीक है। दोनों के टेस्ट में बहुत फर्क होता है, वैसे अच्छे तो दोनों ही लगते हैं, ठीक है, बट वही बात है, लोगों की प्रेफरेंसेस की बात होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनकम हमने डिस्कस कर लिया, मेन चीजें हमने डिस्कस कर ली है डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड में। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड में टेस्टेस एंड सर प्रेफरेंसेस। अब 4th बस पॉइंट है ये। यस, कुछ कह रहे थे बेटा आप? सर ये 4th पॉइंट है। अच्छा ओके, हाँ, थर्ड हमारा इनकम था ना, दिस इज फोर्थ पॉइंट, करेक्ट। टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस, टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस का मतलब होता है हम कौन से ट्रेंडिंग में कौन से गुड्स एंड सर्विसेज हैं हम, ठीक है। टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस का मतलब होता है कि हम किसको ज्यादा अभी डिमांड कर रहे हैं, किसकी फेवरेबिलिटी ज्यादा है अभी, ठीक है। तो वो टाइम और सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अभी मार्केट जैसा है, कोविड का टाइम है, तो इसमें मास्क, सैनिटाइजर, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, जो कि एक टाइम पे बिल्कुल ही नहीं रहती, ठीक है। घर घर में सैनिटाइजर नहीं दिखते थे, घर घर में मास्क नहीं दिखता था, ओके। बट यहाँ पे अभी जो कोविड का टाइम आया उसमें आपका इन सारे प्रोडक्ट्स के जो डिमांड है वो हाई हो गए, क्यों? क्योंकि अभी इनके लिए सिचुएशन फेवरेबल है, लोग अभी ना ट्रेंडिंग में है, ये लोग इनकी डिमांड ज्यादा कर रहे हैं बिकॉज रिक्वायरमेंट है। तो टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस आपको यही बताता है कि लोगों का टेस्ट कैसा चल रहा है, ठीक है। तो वही होता है कि तभी तो हमारा मार्केट उसके अकॉर्डिंगली बदलता रहता है, चाहे वो क्लॉथ एक्सेसरीज की हम बात करें, चाहे वो हम स्मार्टफोन्स की बात करें, ठीक है। तो जो भी चीजें ट्रेंडिंग हो रही है, नेटफ्लिक्स और प्राइम बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, ठीक है, डिज्नी हॉटस्टार भी ले लो, नेटफ्लिक्स प्राइम तो मिलेगा ही मिलेगा सब में आजकल। अब तो डिज्नी हॉटस्टार भी बहुत अच्छा हो गया है, पहले उतना अच्छा नहीं था, ठीक है, बट अब कुछ सीरीज उसपे भी अच्छी अच्छी दे रहे हैं, तो फिर इस वजह से वो भी आपका डिज्नी हॉटस्टार भी लाइक कंपीटिंग विद नेटफ्लिक्स एंड प्राइम। नेटफ्लिक्स तो आपका कंपटीशन से हमेशा हाई रहता है उसका, ठीक है। नेटफ्लिक्स लाइक वर्ल्ड वाइड ना, तो उसके लिए वो बहुत पहले से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका था, और ज्यादा से अच्छी सीरीज भी हमें नेटफ्लिक्स पे मिल जाती है, और काफी जो भी आपको ढूंढना है, जो काफी ट्रेडिशनल भी था, ओल्ड भी था, ठीक है, तो हमें वो नेटफ्लिक्स पे तो ऑलमोस्ट अवेलेबल मिल जाता है। बाकी कंट्रीज का जो सीरीज होता है, या जो जिनके पास फ्रेंचाइजी आउटसाइड ऑफ द इंडिया के हैं, ठीक है, तो उनका नेटफ्लिक्स पे मोस्ट ऑफ द सीरीज अवेलेबल है, तभी वो ज्यादा कॉस्टली है एज कम्पेयर टू प्राइम। प्राइम का तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 500 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है, पर नेटफ्लिक्स का तो सब्सक्रिप्शन ही 200 रुपए का, वो भी 1 महीने का, वो ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। बट डिपेंड करता है कौन सी सीरीज हम देखना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें कभी इसका सब्सक्रिप्शन, कभी उसका सब्सक्रिप्शन, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। अच्छा, फ्री का है, ये वो है जो मतलब लाइफ टाइम, ये कैसे होता है भाई? या तो हम वो ले ले, सामने वाले का आईडी पासवर्ड, तो अच्छा टेलीग्राम से, हाँ टेलीग्राम से तो भाई सब डाउनलोड हो जाता है। मैंने भी 1-2 बार ट्राई किया था, बट लेकिन क्वालिटी वैसी नहीं आती है इस टेलीग्राम वाली। अच्छा, हैक, सब तेज हो रहे हो बेटा, सब एकदम ना सिस्टम ऑपरेट करने में बहुत तेज है, फुल एचडी, वेरी गुड, सही है, जुगाड़ू इंसान हो सब, इंडिया में सब चलता है। ओके, टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस में हम वही बात कर रहे थे कि भाई हाँ, जो जो ट्रेंड कर रहा है आज के टाइम में उसके डिमांड खूब होगी, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारा है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस राइज इन फ्यूचर। एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस राइज इन फ्यूचर, अभी जैसे एक वो मूवी आई शीर्षक, ठीक है, तो वो अमेज़न पे मैंने देख ली, बट फिर मुझे भुज भी काफी अच्छी लग रही थी, तो उसके लिए फिर डिज्नी हॉटस्टार पे जाना पड़ा। तो राइट नाउ तो ऐसा है कि 1-2 सब्सक्रिप्शन चल जाते हैं, फिर तीसरा का जुगाड़ करो, तो ये भी आता है ना, ऑप्शंस इतने सारे अवेलेबल है ना, सबका सब्सक्रिप्शन लेना भी मुश्किल हो जाता है एक तरीके से, कुछ फ्रेंड्स के जुगाड़ से चलता है। ओके, एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस राइज इन फ्यूचर, बात करते हैं इसकी। अच्छा, ये भी हमारे इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं। इसमें है क्या
कि कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहा है कि फ्यूचर में प्राइसेस राइज हो जाएंगे। इस लाइन को इंटरप्रेट करो बेटा, क्या है? एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस राइज इन फ्यूचर। इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि प्राइसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर फ्यूचर में आपको लग रहा है कि किसी कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ सकते हैं, तो प्रेजेंट में उसकी डिमांड क्या होगी? हाई होगी या लो होगी? प्रेजेंट में हाई हो जाएगी, करेक्ट। और फ्यूचर में जब उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो उसकी डिमांड तब फ्यूचर में कम हो जाएगी, ठीक है। तो देख रहे हो आप, आपकी एक्सपेक्टेशंस प्राइस के लिए भी डिमांड पे इफेक्ट डालती है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये गुड्स में ज्यादा कंज्यूम कर रहा हूँ और धीरे धीरे इसका डिमांड ज्यादा होगा, और डिमांड ज्यादा होने की वजह से कुछ टाइम पीरियड बाद इसकी डिमांड, इसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? हम ये कोशिश करेंगे कि अभी से ही खूब सारा खरीद लो, ठीक है, खूब कंज्यूम करो, खूब स्टोर करो, ताकि जब टाइम आएगा इसके प्राइसेस बढ़ने का, उस टाइम हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक अवेलेबल होगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से क्या होगा, एक रिलेशन हो गया कि इन केस अगर फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट में उसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। सो देयर एग्जिस्ट बेसिकली अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर प्रेजेंट, ठीक है, डिमांड फॉर द गुड्स इन प्रेजेंट टाइम्स एंड दी प्राइसेस ऑफ गुड्स राइज इन द फ्यूचर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या है? बेसिकली पॉजिटिव रिलेशनशिप है प्रेजेंट और फ्यूचर में, प्रेजेंट के डिमांड और फ्यूचर के प्राइसेस में, ठीक है। तो ये एक बात थी, सिंपल सी है, इसमें कुछ इतना नोट नहीं करना, बस समझ लो, ठीक है। यहाँ पे आके हमारा जो इंडिविजुअल डिमांड का कंपोनेंट है वो खत्म होता है। अब इसके बाद हम समझेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। बस नाम नाम लिख लेंगे बेटा और एक बार डिस्कस कर लेंगे। आपसे एमसीक्यूज में तो बस ऑप्शन देगा ना, अगर ऐसा आता है तो। हाँ ठीक है महक, होता है ऐसा, हाँ कह सकते हैं उसको भी। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है, या स्नॉब अपील जो होता है इसका आपका। फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, या आप बोलो इसको डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, मार्केट का साइज जब ग्रो हो जाता है तो उसको कुछ और भी चीजें हैं जो अफेक्ट करती हैं, फिर हम सिर्फ इंडिविजुअल डिमांड की बात नहीं करते। अच्छा, मार्केट डिमांड में क्या कॉमन है जो आपकी इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स थे? मार्केट में हम पहले वालों की बात तो करेंगे ही करेंगे, विच इज प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस फॉर द प्राइसेस। ये सब तो इंक्लूड होगा ही होगा। उसके अलावा तीन चीजें कॉमन और तीन चीजें अलग है इसमें, ठीक है। वो आपका पहला क्या है? वो है आपका साइज एंड पॉपुलेशन, मार्केट साइज एंड पॉपुलेशन। मार्केट का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा, पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होती जाएगी, एक प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़ती जाएगी, है ना। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो सोसाइटी के ग्रुप्स भी बहुत सारे हो जाएंगे, कुछ बच्चे होंगे, कुछ यंगस्टर्स होंगे, कुछ ओल्ड एज लोग होंगे, तो कुछ वुमेन्स होंगी, ठीक है। उन सबका डिमांड जो होगा वो डिफरेंट तरीके का होगा, तो इसीलिए जो प्रोडक्ट है उसकी अवेलेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी और उसकी डिमांड भी ज्यादा होती जाएगी। सेकेंड जो है वो आपका है सीजन एंड वेदर। सीजन एंड वेदर आपका भी इफेक्ट करता है, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, अभी क्या सीजन चल रहा है? अभी देखा जाए तो हालांकि अभी इंडिया में जो सीजन है मैक्सिमम अभी तो रेनी सीजन है, ठीक है। ठीक है भाई, इस दिल्ली एनसीआर एरिया में नहीं होती बारिश उतनी, मानते हैं, बट लेकिन और भी एरियाज हैं जहाँ पे अच्छी खासी बारिश हो ही रही है काफी टाइम से, ठीक है। कहीं कहीं फ्लड भी आ जाता है। मोस्टली तो आपका ईस्ट और वेस्ट कोस्टल एरियाज हैं जो आपका हर साल उनका पर पक्का है कि वहां पे फ्लड आना ही आना, ठीक है। तो रेनी सीजन में क्या है कि हमारा जो रेनकोट का डिमांड है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यही रेनकोट का डिमांड विंटर्स में होते नहीं है, फिर वुलन क्लोथ्स की डिमांड विंटर्स में ज्यादा होती है, फिर समर में कम होती है, ठीक है। समर में कॉटन क्लॉथ्स की डिमांड ज्यादा होती है। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो कि मार्केट को ये अफेक्ट करता है सीजन और वेदर,
ठीक है, अभी वुलन क्लॉथ्स तो नहीं बिकते कहीं भी, किसी भी शॉप पे आप देख लो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, मार्केट जब आएगा, जब सीजन स्टार्ट होगा, तब अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर जब वो सीजन पीक पे हो जाता है तब फिर उसकी डिमांड भी पीक पे होती है, प्राइसेस भी पीक पे होते हैं। ठीक है, बेटर यही रहेगा अगर तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ विंटर्स वियर कुछ खरीदने हैं, अभी सर्च करो ऑनलाइन, मार्केट में देखो, वैसे तो अभी स्टोर्स पे तो अवेलेबल नहीं होंगे, ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते हैं, कुछ अच्छी चीजें मिल जाती है ना, उसके रेट बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो ये टाइम है कि अभी आप लोग विंटर्स वेयर अगर आप पे कुछ है तो आप खरीद सकते हो, आपको प्राइसेस कम पे मिल जाएंगे। यही प्राइसेस फिर दिसंबर जनवरी में पीक पे पहुंच जाता है क्योंकि डिमांड ज्यादा हो जाती है। ओके, तो लास्ट जो है हमारा सीजन और वेदर के बाद, वो बेसिकली हमारा इसमें आ जाता है आपका, उसमें हम कवर करेंगे आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। लीस्ट एक्सपेक्टेड है, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है एक फैक्ट है तो हम देख लेते हैं इसको। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब इनकम को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की गई है। दो तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, इवनली और अनइवनली। इवनली मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, और अनइवन मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जितना ज्यादा इक्वल होगा, लोग उतनी ज्यादा डिमांड करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि लोगों के पास इनकम एक तरीके की होगी, पुअर के पास भी अच्छी खासी इनकम होगी, रिच के पास तो है ही है। ठीक है, तो दोनों अफोर्ड कर पाएंगे, तो इस वजह से मार्केट डिमांड बढ़ेगा। पर मान लो आपने पुअर जो है वो और पुअर होता जा रहा है और रिच होता जा रहा है, दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा गैप है, इनइक्वालिटी है, तो भाई रिच सेक्शन तो अच्छा खासा अफोर्ड कर लेगा, पर जो पुअर सेक्शन वाला मार्केट है वो तो चला गया ना। ठीक है, वो अब काउंट नहीं कर सकते हम, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं कि वो डिमांड करे, तो वो फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर पाए। तो इसीलिए हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इवन हो या अनइवन हो, डिमांड पे इफेक्ट डालता ही डालता है। बट वही बात है, मार्केट डिमांड में इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि इनकी वजह से जो डिमांड है ना, मैक्सिमम कंज्यूमर्स की चेंज हो जाती है। यहाँ पे हम एक कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ते, यहाँ हम ऑल द कंज्यूमर्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। ठीक है, तो दिस इज द थिंग, द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, डिमांड फंक्शन पे। ठीक है, जो भी हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड, उसी का एक फंक्शन बना देंगे। इनकम वाला पॉइंट रिपीट कर दो। ओके, ये अभी इनकम वाला या फिर जो हमने इंडिविजुअल डिमांड में पढ़ा था वो इनकम, कौन सा पूछ रहे हो कृतिका? सर अभी इनकम वाला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब है कि आप इनकम को किस तरीके से बांट रहे हो। ठीक है, इकोनॉमी में आप सबको पता है इनकम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है, अकॉर्डिंग टू योर वर्क। ठीक है, जैसा आप काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको इनकम मिलेगी। अब कुछ लोग ऐसे बैठे रहते हैं जहाँ पे उनको हायर पोस्ट है, ठीक है, काम अच्छा खासा है, या सपोज कर लो आप रिचर सेक्शन जो हो गए, ठीक है, उनके पास अच्छी खासी इनकम है और उनको और अच्छी इनकम मिलते भी है। अब पुअर सेक्शन जो है, पुअर सेक्शन तो इतने स्किल्ड नहीं होते, ठीक है, या तो वो आपके सेमी स्किल्ड होंगे या फिर वो अनस्किल्ड होंगे, तो उनको इनकम भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है ना, या तो इक्वल हो सकता है या अनइक्वल हो सकता है। हमें पता है कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करती हो। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि पुअर को भी उतने ही पैसे मिल रहे हैं जितने रिच को मिल रहे हैं, हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पास सेम इनकम है, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अनइक्वालिटी रहती है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो अनस्किल्ड काम करते हैं, सेमी स्किल्ड भी काम करते हैं, कुछ लोग हैं जो स्किल्ड काम करते हैं, जिनमें अच्छी खासी कैपेबिलिटी है। ओके, तो इनकम भी उसी के अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब सपोज करो जिसके पास ज्यादा इनकम आई, ठीक है, जो लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं महीने का, ठीक है, एनुअली अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, वो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे किसी भी प्रोडक्ट की। और जिन लोगों के पास इनकम कम है, वो लोग तो अपनी बेसिक जरूरतें पूरा कर ले, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इसीलिए मार्केट डिमांड को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी अफेक्ट करता है इस तरीके से। ठीक है, आई होप अब क्लियर हो। जी सर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक डिमांड फंक्शन, छोटे छोटे टॉपिक है, जल्दी से इसको खत्म करते हैं, फिर लॉ ऑफ डिमांड पे आएंगे। ठीक है, करते हैं, अभी थोड़ा है टाइम, अभी तो चलो थोड़ा एक्सटेंड करेंगे 10 मिनट। डिमांड फंक्शन,
जैसे हमने इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड पढ़ा, वैसे फंक्शन भी तो दो के होंगे, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। शॉर्ट में मैंने लिख दिया बेटा, इसको पूरा कर लेना आप, मार्केट डिमांड फंक्शन। तो जो जो कंपोनेंट अभी आपने पढ़े ना, उसको फंक्शनल रिलेशनशिप में एक्सप्रेस कर दो, ठीक है, जैसे हम मैथ्स में नॉर्मली करते थे। ये वाला कंपोनेंट है, इसको हम इस सिंबॉलिक लेटर से जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो डिमांड है विच इज डिनोटेड बाय डी एक्स, डी एक्स का मतलब क्या है, डिमांड फॉर द कमोडिटी एक्स। यहाँ पे मैंने अपने आप ही अज्यूम कर लिया, नाम नहीं दिया किसी कमोडिटी को, मैंने सपोज कर लिया एक गुड एक्स है हमारे पास, ठीक है। तो गुड एक्स की जो डिमांड है विच इज डी एक्स, वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी फंक्शन ऑफ, सबसे पहला हमने क्या लिया था, प्राइस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी। तो इसका मतलब प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है। गुड हमारा एक्स है, गुड को हमने एक्स से डिनोट किया है, ठीक है। तो उसकी डिमांड हो गई डी एक्स। उसका फंक्शनल रिलेशनशिप अगर हम पढ़ें तो उसके प्राइस की जब हम बात करते हैं, प्राइस ऑफ गिवन गुड्स ओन कमोडिटी, तो वो पी एक्स हो जाएगा। दूसरा कंपोनेंट क्या था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तीसरा कंपोनेंट क्या था, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं। चौथा था हमारा टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस, टी, ठीक है। और फिर हमारा था फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, प्राइस राइज इन फ्यूचर, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस राइज इन फ्यूचर, वो एफ से डिनोट हो गया। तो हमारा जो इंडिविजुअल डिमांड है एक कमोडिटी का, वो किन चीजों पे डिपेंड करता है, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस राइज इन फ्यूचर। ये इनके फुल फॉर्म होंगे जो हमने ऊपर देखे हैं, ठीक है, और ये इनके सिंबॉलिक लेटर है। मार्केट डिमांड की बात करते हैं, तो मार्केट डिमांड में जो आपका पर्टिकुलरली एक गुड है, उसकी डिमांड में जो पुराने वाले हैं, जो इंडिविजुअल वाले हैं, ये सारे ये तो इंक्लूड होंगे ही होंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इंडिविजुअल वाला तो इंक्लूड होगा ही। और तीन चीज हमने और देखी है अभी, पॉपुलेशन साइज, सीजन एंड वेदर, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो पॉपुलेशन साइज को हम पी ओ से डिनोट करेंगे, ठीक है। सीजन एंड वेदर को हम एस से डिनोट कर देंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को हम डी से डिनोट कर देंगे। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें आ गई हमारे पास मार्केट डिमांड के फंक्शन में। ये लास्ट वाला ओ नहीं है, वो डी है, ठीक है। मेरा डी थोड़ा ना ओ जैसा ही लगता है, ओके। ये है हमारा डिमांड फंक्शन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, छोटी सी बात थी ये तो, ओके। आगे हेडिंग डालेंगे, जैसे अभी हमने देखा डिमांड फंक्शन, अब हम देखेंगे डिमांड शेड्यूल। हेडिंग डालिए, डिमांड शेड्यूल। शेड्यूल और डायग्राम बनाएंगे, अब हम डिमांड का देखेंगे, जो इनवर्स रिलेशनशिप होता है वो डायग्राम पे कैसे प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और उसके थ्रू हमें कर्व मिलेगा। फिर दो तरीके के, जैसे इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, तो शेड्यूल भी दोनों का ही बनेगा, कर्व भी दोनों का ही बनेगा, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की, और दूसरा है हमारे पास मार्केट डिमांड शेड्यूल। चलिए डिस्कस करते हैं एक बार। देखो बेटा, शेड्यूल होता क्या है, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, थोड़ा सा यहाँ नोट कर लेना अगर स्पेस हो किसी के पास, यहाँ भी कॉमा लगा के कर सकते हो। टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, कभी भी शेड्यूल पूछे ना कि शेड्यूल क्या होता है, तो शेड्यूल इज टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। एक कमोडिटी की प्राइस और उसकी डिमांड को जब हम टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं शेड्यूल, ठीक है। टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। चलो, अब हमें पता है शेड्यूल बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, प्राइस हमें पता होना चाहिए किसी भी गुड्स का, और उस करेस्पॉन्डिंग प्राइस पे हम कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं वो पता होना चाहिए,
ठीक है, इन दोनों की हेल्प से आपका शेड्यूल बन जाता है। तो सपोज कर लो यहाँ पे मैं ना एक कॉमन एग्जांपल ले लेता हूँ, एक गुड रख लेते हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट रख देते हैं अपने पास। सपोज करो हम यहाँ पे जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो बेसिकली अब हम ले रहे हैं यहाँ पे एक तरीके से आप ब्रेड ले लो, चलो बेसिक कमोडिटी है, ठीक है। देखते हैं इसका क्या होगा रिलेशन। एक एग्जांपल ले लिया, मैं एक प्रोडक्ट ले लिया, अब हम इसी की प्राइस और इसी की डिमांड को देखेंगे। चलो, प्राइस ऑफ ब्रेड एंड डिमांड फॉर ब्रेड, पीबी और डीबी मैंने लगा लिया। बी इज रिप्रेजेंटिंग द कमोडिटी ब्रेड, ठीक है। प्राइस ऑफ ब्रेड इज पीबी एंड डिमांड फॉर ब्रेड इज डीबी, ठीक है। अब इतना पता है हमें इनवर्स रिलेशन होता है, एक बढ़ा तो दूसरा घटेगा, ठीक है। तो सपोज करो जो प्राइसेस है ना वो मैं कुछ इस तरीके से रखता हूँ। पहले थे ब्रेड के प्राइस 10 रुपए, फिर हो गए 20 रुपए, फिर हो गए 30 रुपए, फिर 40 और फिर 50, ठीक है। अब जैसा कि आप देख सकते हो आपके प्राइसेस जो है ब्रेड के वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। पहले 10 था, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 और अब 50। तो हमें साफ पता चल रहा है कि प्राइसेस के बढ़ने से, ये तो हमने पढ़ लिया है, प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड कम हो जाती है। तो डिमांड के यूनिट्स कुछ ऐसे रखो कि आपका जो वो फिगर हो ना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, कम होता जाए, ठीक है। अच्छा, प्राइस जो होता है वो रुपीस की टर्म्स में होता है और डिमांड जो है वो यूनिट्स की टर्म्स में होता है। चलो, तो अब हम डिमांड की यूनिट्स जो रखते हैं ना वो कुछ ऐसा रखते हैं कि जब 10 रुपए था प्राइस ब्रेड का तब लोग 50 यूनिट खरीद लेते ब्रेड के। अब जब 20 रुपए हो गया तो लोगों ने 5 यूनिट कम कर दिए, 45, ठीक है। 30 हो गया तो लोग 40 कंज्यूम कर रहे हैं, 40 हो गया तो 35 यूनिट खरीद रहे हैं और 50 हो गया तो 30 यूनिट खरीद रहे हैं। तो ये एक सिंपल सा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है जहां पे हमने एक प्रोडक्ट की डिमांड एक ही कंज्यूमर के द्वारा देखी कि वो इस तरीके से अपना परचेज बिहेवियर रखता है। जब प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी कम होती जाएगी, ठीक है। इसको QD रिप्रेजेंट करो, क्वांटिटी डिमांड होता है, डिमांड अलग होता है, क्वांटिटी डिमांड अलग होता है। इसके बाद हमें वही डिस्कस करना है, ठीक है, डिमांड और क्वांटिटी डिमांड। तो QD इसको रिप्रेजेंट करो। अच्छा, मार्केट डिमांड शेड्यूल जब हम बनाएंगे तो उसमें हमारे पास कंज्यूमर एक नहीं होगा, प्रोडक्ट सेम होगा, प्रोडक्ट इसलिए मैंने ब्रेड रखा हुआ है, एक ही प्रोडक्ट रहेगा बट कंज्यूमर्स बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका भी शेड्यूल बनाते हैं, प्राइस रखते हैं ब्रेड का यही, ठीक है, जो हमने अभी पुराना रखा, which is 10, 20, 30, 40 and 50, ठीक है। अच्छा, एक डिमांड तो हमारा पुराना वाला ये जो इंडिविजुअल कंज्यूमर था पहला वाला, ठीक है, तो उसका ही ले लो अभी आप। कंज्यूमर ए कंज्यूमर का क्वांटिटी डिमांड जो हमने पीछे देखा था वही ले लेते हैं, ठीक है। 50, 45, 40, 35 और 30। एक और कंज्यूमर बढ़ा दो अब इसमें, कंज्यूमर बी, ठीक है। और क्वांटिटी डिमांड देखो ब्रेड का, कंज्यूमर बी कितना खरीद रहा है। तो भाई कंज्यूमर ए अगर कम कर रहा है तो बी भी कम करेगा, पर उसके यूनिट्स थोड़े डिफर करेंगे, दोनों ना सेम यूनिट कंज्यूम नहीं कर रहे थे। जब 10 रुपए प्राइस था तो कंज्यूमर ए था वो 50 यूनिट ले रहा था ब्रेड की, पर जो कंज्यूमर 2 था वो 60 यूनिट्स खरीद रहा था, ठीक है। अब ऑर्डर सेम रहेगा, अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो कंज्यूमर ए अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर ले रहा है तो कंज्यूमर बी भी अपनी क्वांटिटी को डिक्रीज ही करेगा, क्योंकि ये नॉर्मल रिलेशन होता है प्राइस का, ठीक है। ये ले लो 60, 50, 45, 30 और 20, ठीक है। ये कुछ फिगर्स ले लो आप अपने दूसरे कंज्यूमर का। मार्केट डिमांड क्या कहता है, कंज्यूमर ए की जो डिमांड है और कंज्यूमर बी की जो डिमांड है दोनों को प्लस कर दो, हॉरिजॉन्टली जो है ना, हॉरिजॉन्टल इन दोनों को प्लस कर दो और बताओ मुझे मार्केट डिमांड की फिगर्स क्या होंगी, क्योंकि हम सारे कंज्यूमर्स को मिला लेंगे ना। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, पहला रहा 110, फिर हो गया 95, फिर हो गया ये आपका 85,
फिर 65 और फिर 50। ठीक है, ये आपके हुए मार्केट डिमांड के शेड्यूल के फिगर्स। ठीक है, ये बन गया हमारा डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल और मार्केट वाला। अब हम बात करेंगे कर्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालेंगे डिमांड कर्व। डिमांड कर्व, जैसे शेड्यूल दो तरीके के थे, कर्व भी दो तरीके के होंगे। अच्छा, डिमांड शेड्यूल को बेटा हमने बोला था ये आपका टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बट कर्व जो होता है ना वो आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। शेड्यूल में आप लोग टेबल की हेल्प से दिखाते हो डिमांड और प्राइस के बीच में रिलेशन, पर कर्व के थ्रू आप ग्राफ प्रेजेंट करते हो, ग्राफ के थ्रू अपना रिलेशन बताते हो। ठीक है, तो पहला आएगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व, नेक्स्ट आएगा मार्केट डिमांड कर्व। जल्दी जल्दी करते हैं इसको, जो आपने टेबल बनाई थी उसको प्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। सबको पता है जो नीचे वाला एक्सिस होता है वो वाई होता है, और जो ऊपर वाला एक्स होता है नीचे वाला, और ऊपर वाला वाई। ठीक है, ओके। अब हमारा एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, प्राइस या डिमांड? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करें? एक्स पे डिमांड। हाँ, एक्स पे डिमांड। ठीक है, और जो बेसिक चीज है ना, जो हमारा लॉजिक जो बताता है वो ये बोलता है एक्स एक्सिस पे ना हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है, और वाई एक्सिस पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल आता है। पढ़ने के लिए तो हम ऐसे पढ़ते हैं कि प्राइस के बढ़ने और घटने की वजह से डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ा, बट होता उल्टा है रियल लाइफ। डिमांड के घटने बढ़ने की वजह से प्राइसेस पे इम्पैक्ट आता है। ओके, नहीं तो नॉर्मली जब एक प्रोड्यूसर फिक्स करता है ना प्राइसेस को, वो डिमांड को एनालाइज करता है कि डिमांड कितनी है, अगर डिमांड ज्यादा होगी तो फिर तो मैं हाई प्राइसेस भी चार्ज कर सकता हूँ। ठीक है, तो डिमांड जो है ना आपका वो हमेशा इंडिपेंडेंट होगा, अब प्राइस आपका डिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एक्सिस पे आता है, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस पे आता है। क्वांटिटी डिमांड ब्रेड की आएगी एक्स एक्सिस पे, प्राइस ऑफ ब्रेड आएगा वाई एक्सिस पे। यहाँ पे भी सेम होगा, कम से कम हम प्लॉटिंग कर लेते हैं कम से कम पहले। हाँ, प्राइस ऑफ ब्रेड, क्वांटिटी डिमांड ऑफ ब्रेड। अब हम अपने फिगर्स को देखते हैं। प्राइसेस थे 10, 20, 30, 40, 50। हमारे पास स्केल भी है, 10-10 का यूनिट हम ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40 और 50। इंडिविजुअल डिमांड जो बाकी था वो उसमें भी कुछ ऐसा ही था, 10-10 का हम गैप ले लेते हैं, डायरेक्ट स्केल 10-10 यूनिट्स का है ना, 10, 20, 30, 40 और ये हो गया 50। चलो अब प्लॉट करते हैं। जब प्राइस हमारा 10 रुपए था तो क्वांटिटी डिमांड जो हम ब्रेड की खरीद रहे थे वो 50 थी। तो जब प्राइस 10 था, डिमांड आपका था 50 यूनिट्स, 10 पे 50, ऐसे करेंगे प्लॉट। फिर जब प्राइस 20 हो गया तो डिमांड कितनी हो गई, सीधा 45। तो जब प्राइस 20 है तो आप प्राइस पे ले चलो 20 से, और अपना डिमांड ले आओ 45 पे। 40 और 50 के बीच में होगा 45। ठीक है, ये रहा आपका 45। उसके बाद जब आपका प्राइस 30 हो गया तो डिमांड 40 हो गई। 30 प्राइस पे जो डिमांड है वो है 40 यूनिट्स की, ये आ गया हमारे पास। फिर 40 प्राइस जब है तो हमारा 35 यूनिट्स हम खरीद रहे हैं। 40 प्राइस 40 है, ठीक है, और 35 यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं।
35, ठीक है। और जब 50 हो गया प्राइस तो हम 30 यूनिट्स खरीद रहे हैं। हो गया, थोड़ा सा इधर हो गया। चलो क्लियर है एकदम, ये सब तो विजिबल है एकदम, डायग्राम भी क्लियर है। अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनको आप क्या कर दो, मिला दो। ये हो गया आपका डिमांड, ठीक है। डीडी कर्व, डिमांड कर्व को हम डीडी कर्व के नाम से जानते हैं। ये हो गया मेरा इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, डीडी कर्व लिख दिया मैंने, इसको डिमांड कर्व लिख दिया, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व सिंपल है एकदम। अब हम बनाएंगे मार्केट डिमांड का। यूनिट्स यहाँ पे सेम रहेगी, प्राइसेस 10, 20, 30, 40 और एक ये 50, ठीक है। मार्केट डिमांड के जो फिगर्स है ना वो थोड़े डिफरेंट है इंडिविजुअल डिमांड से। क्वांटिटी डिमांड की जो यूनिट्स है वहां पे 10-10 लोगे ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि लास्ट जो है ना वो 110 है। 20-20 का गैप ले लो, 20 का स्केल ले लो एक्स एक्सेस पे, ठीक है। 20 यूनिट्स का, 20, 40, 60, 80, 100 और 120, ठीक है। 20 का यूनिट्स का मैंने स्केल ले लिया है एक्स एक्सेस पे। अब प्लॉट करेंगे, मार्केट डिमांड जो है वो दोनों का मिला के जाएगा ना, तो हम फाइनल फिगर जो है मार्केट डिमांड की जो यूनिट्स है उसको देखते हुए हमें अपना स्केल चुना है, ठीक है। चलो, जब 10 रुपए प्राइस है तो आपकी मार्केट डिमांड कितनी है, 110। 100 और 120 के बीच में प्लॉट करना। जब 10 है तो डिमांड जो है वो है 110 यूनिट, ठीक है, ये आ गया। फिर जब 20 रुपए है तो 95, 95 इज नियरर टू योर हेयर, 20 पे 95, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा नियरेस्ट कर दिया मैंने 100 के, बट ठीक है कोई बात नहीं। 30 यूनिट्स, 30 प्राइसेस पे 85 यूनिट्स, 85 तो यहाँ आ जाएगा। ओके, फिर जब 40 प्राइस है तो आपका 65, एंड जब 50 है प्राइस तो आपका 50 यूनिट्स, 50 पे 50, 50-50। ओके, ये कुछ पॉइंट्स मिले हमें। और इसको जरा हम अब एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डी, इसको हम एम डी लिख देते हैं, चलो इतना भी काफी है। मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। अगर हम डायग्राम पे देखें तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये है आपका इंडिविजुअल डिमांड ऐसा, और मार्केट डिमांड जो है वो है आपका ऐसा, ठीक है। तो थोड़ा सा भी तो डिफरेंस आपको लग रहा होगा, एक का शेप जो है लाइक दिस और दूसरे का शेप है थोड़ा सा फ्लैटर है, काइंड ऑफ दिस, ठीक है। माइनर डिफरेंस भी नजर आ रहा है आपको इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व में, शेप में थोड़ा सा डिफरेंस है ना, नोट कर पा रहे हो ना, गुड, ओके। तो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है ना वो थोड़ा स्टीपर है, नीचे की तरफ आ रखा है, ठीक है। और मार्केट डिमांड जो है वो फ्लैटर है, ठीक है। तो उसका ना स्टीपर मतलब जो आपका स्लोप है लाइक इस तरीके से सीधी खड़ाई होगी उसकी, ठीक है। और फ्लैटर जो है वो आपका थोड़ा सा इस पॉइंट पे स्लोप जैसे होता है आपका, ठीक है, ओके।
तो अब मुझे आपको यही नोट आगे करवाना है कि दोनों में डिफरेंस क्यों है, दोनों का जो डायग्राम है वो थोड़ा सा डिफर क्यों है। जो इंडिविजुअल डिमांड करता है वो थोड़ा सा स्टीपर है, नीचे की ओर आ रखा है, और जो मार्केट डिमांड करता है वो थोड़ा फ्लैटर है। ठीक है, तो यहीं पे अब हम नोट करेंगे दो बातें। नोट डालो, नोट। पहली बात तो नोट करो, मार्केट डिमांड होता क्या है। मार्केट डिमांड कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय horizontal summation of individual demand curve, of individual demand कर्व। तो पहली बात तो हमने नोट करी कि जो मार्केट डिमांड कर्व है वो कैसे, आपको वॉइस तो क्लियर हो रही होगी, आपको स्क्रीन क्लियर है क्या, एक मिनट दिख रहा है आप लोग को? यस ओके ओके, यस सर। ठीक है। तो हम सेकंड पॉइंट नोट करके थोड़ा खत्म करते हैं बेटा टॉपिक, ठीक है, क्योंकि आगे का जो टॉपिक है थोड़ा सा इलेबोरेटिव है तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। बाकी अब कर लेते हैं एक बार इसको। यस, मार्केट डिमांड कर्व हम समझ रहे थे। मार्केट डिमांड कर्व हमने कैसे ऑब्टेन किया था, जो इंडिविजुअल डिमांड कर्व थे ना उनको हॉरिजॉन्टली ऐड करके। समेशन का मतलब होता है उनका टोटल कर, और हॉरिजॉन्टली था वो, ठीक है, वो हमने देख ही लिया था। सेकेंड पॉइंट नोट कीजिए, इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। मार्केट डिमांड कर्व is flatter than the individual demand curve. Market demand curve is flatter than the individual demand curve. It happens because, ऐसा होता क्यों है? It happens because as price changes, जैसे जैसे prices बदलते हैं, proportionate change in market demand is more than the proportionate change in individual demand. Market demand is flatter than the individual demand curve. क्यों होता है? Because it happens as price changes, proportionate change in market demand is greater than the proportionate change in individual demand. तो जिस रेट से
आपका इंडिविजुअल डिमांड घट रहा हो या बढ़ रहा हो, ठीक है, मार्केट डिमांड कर्व की जो स्पीड होगी ना, या उसमें जितना भी कॉम्बिनेशन होगा वो ज्यादा ही होगा एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल से, क्योंकि इंडिविजुअल में एक है पर मार्केट में एक से ज्यादा कंज्यूमर, ठीक है, तो मार्केट में जो प्रोपोर्शनेट चेंज है वो आपका ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल डिमांड, इसीलिए आपका मार्केट डिमांड कर्व जो है ना वो फ्लैटर होता है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये बात एक बार नोट करनी थी, इनकेस एमसीक्यूज में आ जाए तो आप लोग बता देना ये, ठीक है। बाकी कल क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड से, और फिर आगे लॉ ऑफ डिमांड समझेंगे, रीजन और एक्सेप्शंस पढ़ेंगे डिमांड के, और हम अपना कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन खत्म कर देंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है बेटा फ्लैटर क्यों है, ये हमने ऑब्जर्व किया था ना, मार्केट डिमांड का फ्लैटर है, ठीक है, तो वो फ्लैटर क्यों है, क्योंकि उसमें जो चेंजेस हो रहा है ना, जो आपने देखा था ना, जो मार्केट डिमांड कर्व था वो किस तरीके से बदल रहा था, इंडिविजुअल यूनिट्स कितने थे आपके, 50, 45, 40, 30, 35 कुछ ऐसे यूनिट्स थे, तो सब में 5-5 यूनिट कम हो रहे थे। पर अगर आप मार्केट डिमांड को देखो, नहीं बेटा कल होगी क्योंकि मंडे को आई एम ऑन लीव, ठीक है, मंडे को आपकी छुट्टी रहेगी, तो कल आपका क्लास है, मंडे को छुट्टी रहेगी आपकी इको की। यस, सर तो सेम टाइमिंग, सॉरी टाइमिंग सेम रहेगी कल? टाइमिंग सेम रहेगी आपकी, बिल्कुल। यस, तो मार्केट डिमांड में इसलिए ज्यादा था क्योंकि मार्केट डिमांड कर्व में ना बेटा 2 इंडिविजुअल डिमांड आ चुके हैं, और दोनों पे जो चेंजेस हो रहे हैं ना वो मार्केट पे फर्क नजर आ रहा है, तो मार्केट पे फर्क तो ज्यादा नजर आएगा ना, क्योंकि उसमें 2 कंज्यूमर है, या 2 से ज्यादा भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, पर इंडिविजुअल में तो एक ही है, ठीक है, तो उसके यूनिट्स से जो चेंजेस हो रहे हैं ना, और मार्केट डिमांड में जो यूनिट्स में चेंजेस हो रहे हैं, मार्केट डिमांड में ज्यादा होगा, आप खुद देखो गैप। इंडिविजुअल डिमांड की जो क्वांटिटी है ना, पहले वाले की सब में 5-5 कम हो रहे हैं, और दूसरे वाले में क्या है, एक में 10 गैप, एक में 10 यूनिट्स का गैप है, 60 से 50 हो गया, फिर 50 से 45 हो गया, 5 यूनिट कम हो गए, फिर 45 से 30 हो गया, 15 यूनिट कम हो गए। अब आप इन सबको ऐड कर दो, 5 और 10 15, तभी आपका 110 से 95 पे आ गया, ठीक है, 95 और 110 के बीच में 15 यूनिट्स का गैप है, तो आप देख रहे हो यूनिट्स किस तरीके से इंक्रीज हो रही है, जो चेंज होने की है मार्केट डिमांड कर्व में, तो इसीलिए बोलते हैं प्रोपोर्शनेट चेंज इन मार्केट डिमांड इज ग्रेटर देन दी प्रोपोर्शनेट चेंज इन इंडिविजुअल डिमांड। आई होप क्लियर है कृतिका? हाँ जी सर। ओके देन, ठीक है बेटा, खत्म करते हैं आज, ओके, और मिलते हैं परसों फर्दर टॉपिक के साथ, सो ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे, ओके।